गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ चैप्टर्स मेरे कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन नॉर्मल, ये डिलीट हो गया लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म सेकेंड चैप्टर था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थर्ड जो चैप्टर है अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कौन सा है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फोर्थ है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो आज हम एज अ बल्क सॉर्ट इसको कंप्लीट करेंगे। राइट, गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? ओके, तो ये तीन मेनली हमारे हो चुके हैं। इसके बारे में आपको आइडिया दी गई तो बता दिया मैंने। उसके बाद आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है सर? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सीधा सीधा माइंड में एक ही चीज़ आती है, एड्स आता है क्या? एड्स आता है क्या? हाँ आता है। जरूरी एड्स ही हो? नहीं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू लग जाती हैं, हम इन्फेक्ट हो जाते हैं उनसे। और कुछ तो डिसीजेस उसमें से क्योरेबल भी नहीं है, मतलब कुछ डिसीज तो हम ठीक भी नहीं कर पाते हैं। क्या कर सकते हैं उनको? बस जब तक खा रहे हैं टैबलेट या जो भी एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं ना, तब तक तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद फिर कुछ नहीं। क्लियर? तो हम इसी के बारे में जानते हैं। बेसिकली हम जानते हैं, जैसे कि लोग ये बोलते हैं कि मेरी हेल्थ क्या होती है, मेरे हेल्थ क्या होती है? सर सिंपल सी बात है, जब आप बीमार हो तब आप हेल्दी नहीं हो, जब आप बीमार हो तो आप हेल्दी नहीं हो, लेकिन जब आप बीमार नहीं हो तो आप हेल्दी हो। ये मेरी हम जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? अब WHO तो हम जानते हैं, कोरोना में सीख गए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोरोना में खुद सीखा हुआ WHO। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का के अकॉर्डिंग अगर हम हेल्थ को डिस्क्राइब करेंगे तो क्या कैसे करेंगे? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम हेल्थ को डिस्क्राइब करेंगे तो क्या होगा? सर सिंपल सी बात है, हेल्थ का मतलब जरूरी नहीं है कि आपको फीवर आ रहा है नहीं आ रहा है। हेल्थ का मतलब ये भी होता है कि आप मेंटली ठीक हो, चार लोगों में बैठते हो तो आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, इमोशनली कैसे हो, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो या नहीं हर्ट होते। तो अगर आप दिमाग से भी अगर बीमार हो, सोचने की क्षमता सही नहीं हो पा रही है, या किसी भी तरीके की एंजाइटी है, डिप्रेशन है, चार लोगों के साथ जैसे घर में गेस्ट आ जाते हैं तो आप लोगों को बहुत गंदा लगता है, तो वो आप सोशली ठीक नहीं हो, आपको चार लोग पसंद नहीं है, तो वो भी आप क्या हो? अनहेल्दी। क्या हुआ? अनहेल्दी हो। क्लियर है? सिंपल सी बात है, अगर कोई आपके सामने रो पड़े तो आप भी रो पड़ोगे। ये आप इमोशनली वीक हो। कैसे वीक हो? इमोशनली वीक हो। तो सिंपल सी बात है, WHO एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन प्रॉपर क्या होती है? सर इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकल, मेंटल, सोशल, फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड बिहेवियर। अगर आप इन चारों चीजों से सही हो तो आप अपने आप को क्या बोल सकते हो? हेल्दी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? हेल्दी बोल सकते हो। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रही है? ठीक है, इतना मेरे हमको आना चाहिए। राइट, इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, समझ में आ गया सर।
कि WHO का अगर हम बात करेंगे तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिंपल सी बात है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं WHO का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर आप समझते हो ना मुझे? बोलो हाँ या ना? समझते हो हेडक्वार्टर मतलब इसका जो मेन ऑफिस है वो कहाँ पर है? वो बेटा कहाँ पर आपकी जेनेवा में, नीट में ये भी मेनली पूछ सकते हैं, तो हम बस तैयार करें कहाँ पर? जेनेवा। कहाँ पर? जेनेवा। इस बात को कोई दिक्कत है सर? मैंने ये चीज़ तो सीख ली, हेल्दी का मतलब यही होता है कि जो फिजिकली, मेंटली, सोशली, बिहेवियरली, और आप बोल सकते हो बिहेवियर मतलब इमोशनली अगर वो ठीक है ना, तो आप उसको क्या बोलोगे सर? हेल्दी बोलोगे। तो सर मैं अनहेल्दी कब बोलूँगा? अनहेल्दी कब बोलूँगा? अनहेल्दी या डिसीज कब बोलूँगा? पहले डिसीज की बात करो सर, डिसीज क्या होती है? डिसीज क्या होती है? क्या होती है डिसीज? सिंपल सी बात है, when your body is not functioning, when your body is not functioning properly, या any deformity in body, जब आपकी बॉडी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है तब आप बोल सकते हो कि आप डिसीज, तब आप बोल सकते हो कि आप डिसीज। इस बात में कोई दिक्कत है नहीं। हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे सर डिसीज कितने टाइप्स की होती है। सर 2 टाइप्स की डिसीज होती है। एक तो जो जन्म के साथ मिलती है वो डिसीज जन्म के साथ ही हो जाती है, जैसे किसी भी मम्मी को या किसी भी डैडी को कैंसर है तो उसके जो प्रेगनेंसी और जो बेबी बाहर आएगा डिलीवरी के दौरान तो उसको भी कैंसर होगा कि नहीं होगा? तो ऐसी डिसीज को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जेनिटल डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? कौन सी डिसीज बोलते हैं? कॉन्जेनिटल डिसीज, जो जन्म के साथ ही, जैसे मान के चलो किसी का पैर नहीं आ रहा है, वो बात एक अलग हुई है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि किसी का पैर नहीं आ रहा है, किसी की आँख नहीं है, किसी का हाथ नहीं आ रहा है, तो जन्म के साथ ही तो आ रहा है मेनली। कुछ लोगों में ऐसा होता है। ऐसे बेटा कोई भी कैंसर या एड्स जरूरी नहीं है कि अगर किसी भी 1 महीने के बच्चे को एड्स है, जैसे मान के चलो आपने सुना होगा सर एड्स हम जानते हैं क्या होती है, मेरे लिए मुझे आज इसका इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है कि एड्स क्या होती है, राइट? बोलो हाँ या ना? एड्स को मुझे बताने की जरूरत है कि एड्स क्या होता है? नहीं बताने की जरूरत है। तो अगर मान के चलो जो 1 महीने का बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, उसको भी एड्स हो रहा है, तो क्या उसने भी वही किया होगा जो मेरे लिए हम सुनते हैं? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसको किससे लगी होगी? उसके पेरेंट्स से मिली होगी। किससे मिली होगी बेटा? पैदा होने पर पेरेंट्स से मिली होगी। तो ऐसे डिसीज को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जेनिटल डिसीज। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्जेनिटल डिसीज। सच डिसीज which are, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी बस थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे प्रेजेंट ऑन बर्थ, ठीक है? तो उसको हम कौन सी डिसीज बोलेंगे? कॉन्जेनिटल डिसीज। एक जो जन्म के बाद डिसीज मिलती है वो एक्वायर्ड डिसीज। क्या? सच डिसीज which occurs after birth। फिर जन्म के बाद जो डिसीज होती है वो एक्वायर्ड डिसीज होती है, और जन्म के साथ जो डिसीज होती है ना उसको हम कौन सी डिसीज बोलते हैं? कॉन्जेनिटल डिसीज बोलते हैं। इस बात में मेनली हमको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, राइट? अब चलो हम थोड़ा सा पीडीएफ चलेंगे। मैं इतना ही बच सकता हूँ, राइट? चलो अब देखो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, reproductive health is total well-being in all aspect of the reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social। अगर ये है तो मेरे को फिट है, अदरवाइज अनफिट है। दूसरी बात वो तो अच्छी बात है, लेकिन अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक चीज और हम पढ़ेंगे, जैसे कि
जैसे कि जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, व्हेन इंडिया फ्री, तब जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? एग्जैक्ट हमको नंबर याद नहीं रखना है, अभी के अकॉर्डिंग बहुत कम थी। आज कितनी है? आज तो करीबन 141 करोड़ है। कितनी है? 141 करोड़ है। क्या ये भी आजाद होने के टाइम पर थी? नहीं थी। तो सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ये हमारे लिए घातक है या बहुत अच्छा है? ऑफ कोर्स पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारे लिए बहुत दिक्कत ही है। क्यों होगी? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फूड प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाएगा, फूड प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो सिंपल सी इकोनॉमी भी क्राइसिस हो सकती है एक टाइम पर, अगर उतना वेल सेटल्ड कोई कंट्री नहीं होगी तो। क्लियर? अभी जैसे पाकिस्तान का क्या चल रहा है, पाकिस्तान बहुत ही बुरी कंडीशन में है, ठीक है। तो हमने एक बात अच्छे से जान ली कि हेल्दी का मतलब क्या होता है, जो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरल एंड सोशल ठीक होना उसका हेल्दी होता है। क्लियर? अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिगार्ड कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि भारत की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इसके लिए 1951 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किए, इनिशिएट किए। क्लियर? जिसको उन्होंने क्या बोला था? RCH बोला था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम। मतलब आपने कुछ स्लोगन सुने होंगे, हम दो हमारे दो, सुना है कि नहीं सुना है? ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम था, हम दो हमारे दो, बच्चा हो एक ही अच्छा, ठीक है, बच्चा हो एक ही अच्छा। लेकिन इंडिया में तो ऐसा है ही नहीं। लड़की अगर एक हो गई, नहीं सर एक लड़का और चाहिए, बंसेस तो क्या लड़की उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाएगी। सिर्फ सोच का फर्क है, वो मेंटली अनहेल्दी है। वो कैसे अनहेल्दी है? मेंटली अनहेल्दी है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन हम इस साल अगर बात करें तो यूपीएससी टॉपर्स लड़कियां ही देंगी। आज लड़कियां कहाँ पर नहीं है? लड़कियां हर जगह पर। तो किसका फर्क है? ओनली सोच का फर्क है। किसका फर्क है? एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट पेरेंट्स के, मतलब कि वो ऐसे पेरेंट्स जो समाज की इतनी सड़ी हुई सोच को तोड़कर अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, एटलीस्ट दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। और मुझे वो पेरेंट्स बहुत अच्छे भी लगते हैं कि मतलब सीरियसली कि वो कम से कम सोच तो रहे। नहीं तो आज के इंडिया की लोकेलिटी की बात की जाए, आज भी मैं बड़े बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा, मैं मेनली जो छोटे छोटे शहर है, मुरैना है, ग्वालियर है, आगरा है, इनमें आज भी ऐसे टाउन्स हैं, वहाँ पर गाँव है उनसे सटे हुए, वो आज भी लड़कियों को पढ़ाना कुछ अलग ही समझते हैं। वो क्या समझते हैं? लड़की जब बड़ी हुई तो लड़की की शादी कर देंगे तो वो अपना घर गृहस्थी देखें। बट भाई सिंपल सी बात है, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से कि क्या है सही है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं उस लड़की को, लेकिन कोई भी इसके बारे में सोचता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेंटली कैसे हैं? वो अनहेल्दी। ऐसे लोग जो इस तरीके की सोच रखते हैं वो मेंटली कैसे हैं? अनहेल्दी। इस बात में कोई दिक्कत? अब चलो, अब क्या ये बताइए, हम दो हमारे दो को करना क्या कोई गुनाह कर दिया था गवर्नमेंट ने? नहीं। जिससे देखो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा आपके लिए दिक्कत होगी। आज इंडिया अगर आप बात करेंगे ना, आज इंडिया की अगर हम मेरे लिए बात करेंगे ना, तो लोग सरकारी नौकरी के पीछे लगे हुए। क्यों? लेकिन फिर भी नहीं हो पा रही, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, रोजगार कम होता जा रहा है। रोजगार कम होता जा रहा है, जब रोजगार कम होता जा रहा है तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है? तो क्या उससे इंडियन कंट्री पे इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। अगर यही पॉपुलेशन उतनी ही रहती तो उतना ही रोजगार मिलता और सब बढ़िया रहता है, जस्ट लाइक दैट यूएस, अच्छी सैलरी में रहती है। क्लियर? तो ये बात याद रखना, ये फैमिली प्लानिंग वाले प्रोग्राम इंडिया ने कब स्टार्ट किए? 1951 में। हम बड़े बड़े शब्दों में लिख देते हैं, 1951 में स्टार्ट किए। क्लियर? कौन कौन से प्रोग्राम और ये प्रोग्राम्स क्यों रखे गए? सिंपल सी बात है, क्यों ये जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो इनिशिएट किए थे गवर्नमेंट के द्वारा, तो क्यों किए गए थे? अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट फॉर द क्रिएटिंग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। क्या हुआ मतलब इसका? लोगों के
अंदर लोगों के बीच में ये अवेयरनेस क्रिएट हो कि मेल, जैसे भी आप एक थोड़े शब्द पढ़ोगे, कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह पढ़ोगे, कॉन्डम्स वगैरह आप जानोगे उनके बारे में। कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं कॉन्ट्रासेप्शन हमें यूज नहीं करने, लेकिन अगर मान के चलो ऐसा कोई फीमेल, ऐसा कोई मेल हुआ जिसको एड्स हुआ, तो फिर एड्स तो क्योर भी नहीं हो सकती, पूरी जिंदगी नरक बन गई कि नहीं बन गई, बेचारा ऐसी सोच में रहेगा कि अरे यार अगर काश मैं कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर लेता। क्लियर है इतनी बात? बट वहां पर भी एक बहुत गंदी सोच रहती है कि नहीं ऐसा, मैं उसको ज्यादा डिटेल नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। दूसरी बात, educate people about the birth control and care of pregnant mother, postnatal care of mother। postnatal का मतलब ये होता है कि जब बच्चा डिलीवर हो जाए उसके बाद भी माता का और उसके बच्चे का ख्याल रखा जाए, केयर की जाए। एंड इंपोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, सिंपल सी बात है, माँ का दूध क्यों जरूरी है। आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन में, पढ़ते हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह, एंटीबॉडीज मिलती है, येलोइश कलर का मिल्क होता है कुछ दिनों के लिए, उसके लिए। दूसरी बात, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम या आरसीएच इसलिए भी स्टार्ट किए थे जिससे लोगों को एजुकेट कर सके कि पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करनी है। व्हेन यू हैविंग सेक्स देन यूज द कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करो, कॉन्डम्स वगैरह यूज करो, जिससे क्या होगा, जैसे मान के चलो एक पेरेंट है जिन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, देन नेक्स्ट फिर एक 1.5 साल का गैप लेके फिर एक को कर लिया, फिर 1.5 साल का गैप लेके फिर कर लिया, क्योंकि जो नेचुरल प्रोसेस है वो तो स्टॉप नहीं होंगे ना। नेचुरल प्रोसेस यू नो वेरी वेल, सेक्सुअल इंटरकोर्स तो स्टॉप नहीं रहेगा प्रॉपर एंगेजमेंट, तो क्या होगा, पॉपुलेशन तो बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर वो एक उसका जब एक बेबी हो गया देन उसके बाद अगर वो कॉन्ट्रासेप्शंस यूज कर ले, क्या यूज कर ले, कॉन्ट्रासेप्शंस अगर यूज कर ले, तो सिंपल सी बात है, अभी एक हो गया देन इसकी एक अच्छी से क्लियर हो जाए तो करीब 4 या 5 साल या 2 या 3 साल के गैप के बाद उससे क्या होगा, आप अपने बच्चे को एडिक्वेट भी तो कर पाओगे ना उनसे। अभी 4 बच्चे पैदा कर लो, उससे क्या हो जाएगा, 4 बच्चे पैदा करके उनका अगर प्रॉपर केयर नहीं कर पाओगे, उनको पढ़ा नहीं पाओगे, तो उससे क्या होगा, वो भी घूमेंगे जैसे तुम घूम रहे, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो लोगों को ये बताना जरूरी था कि बर्थ कंट्रोल से आप क्या क्या चीजें मैनेज कर सकते हो, मम्मी की या उसके बच्चे की, या माँ की या उसके बच्चे की डिलीवरी के बाद भी केयर क्यों करनी चाहिए, आगे बड़ी से बड़ी बीमारी से बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। और चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा सिर्फ ऑर्गन्स का डिफरेंस होता है, अदरवाइज किसी भी चीज का डिफरेंस होता है। क्या उनका दिमाग छोटा होता है, मतलब अगर हम बोला जाए तो ऐसा थोड़ा सा होता भी है, लेकिन क्या आईक्यू कम होता है, नहीं। 2 हाथ 2 पैर होते हैं, 2 आंख 1 नाक 1 मुंह होता है कि नहीं, तो 32 दांत तुम्हारे 32 दांत तुम उनके लिए। तो फिर हम डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं, क्योंकि अभी से नहीं, हम मेल काफी टाइम पुराने जमाने से भी यही सोचते आए हैं कि लड़कियां कुछ भी नहीं कर सकती, लड़कियों का काम क्या होता है, सिंपल सी बात है, खाना बनाना और घर में रहना, राइट। लेकिन ऐसा अब नहीं है, धीरे धीरे सोच बदल रही है, किसकी वजह से, क्योंकि लोग एजुकेट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं। दूसरी बात, और इस चीज से भी उनको थोड़ा सा समझ में आए, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सोशल लेवल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्सुअल रिलेटेड क्राइम्स। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हम जानते हैं क्यों बढ़ रही है। अब एक बात बताओ, अगर मान के चलिए, अगर हमें सेक्स एजुकेशन हमारे क्लासेस के दौरान ही प्रोवाइड करा दी जाए कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, जैसे कि सिंपल सी बात है, बचपन में हम सोते नहीं है तो माँ क्या कहती है, माँ ये कहती है हमसे, बेटा ऐसा ऐसा भूत आ जाएगा, खा जाएगा, तो उनको ये बताओ कि अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो तुम्हारी हालत क्या है। क्लियर, उनको ये अवेयर करो कि किसी भी क्राइम को करने से तुम्हें क्या हो सकता है, राइट। आज जो रेप हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, वो लोग एजुकेट नहीं है। आप मुझे बात बताइए, अगर कोई भी इंसान एक 5 साल की बच्ची का रेप कर दे, 5 years old, यू नो वेरी वेल, आपने कई बार न्यूज़पेपर में सुना होगा, 5 years old की लड़की का क्या कर दे, रेप कर देता है, ठीक है, और एज कितनी 30, 35 ये सारी चीजें
क्यों? अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सही है? वो मेंटली अनहेल्दी है, उसको ये लगता है कि लड़की है तो बस ओनली सेक्स के लिए, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी फॉर दैट। ये जरूरी नहीं है यार, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे खुद नहीं पता ना, और पता है तो उस चीज को इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहता। इंसान क्राइम दो कंडीशन में करता है, या तो उसको उसका पता रहता है कि इसके बाद क्या होगा, या वो जानता तो है लेकिन उसको इतना प्लूरस नहीं करना चाहता, इतने अच्छे से नहीं समझना चाहता कि मतलब ये मैं क्यों कर रहा हूँ और इसके क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेंगे। मेरे हिसाब से 5 साल की लड़की शायद वो कुछ भी नहीं है यार, समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि उनके अंदर एक मेंटलिटी बनी हुई है, बड़ा टाइम से, जैसे कि 14 या 15 साल की लड़की या 17 या 18 साल की लड़की छोटी होती है, क्यों? जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? आप लोग कुछ समझ रहा हो, समझ सकते हैं। तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग इलिटरेट हैं। क्या है? इलिटरेट है। सर आप बोलोगे तो सर पढ़े लिखे भी तो ऐसे कर रहे हैं ना, मैंने क्या बोला, दिमाग से लिखे, वो उतना ज्यादा नहीं सोचना चाहते। वो अनपढ़ क्या है? अनपढ़ कुछ पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अनपढ़ क्यों है? क्योंकि उनकी दिमाग इतना उन्होंने प्रोग्रेस ही नहीं कर पाया। क्लियर है? चलो, अगर हम मेडिकल स्टूडेंट्स, अगर तुम लोग को से बात की जाए तो तुम क्या बोले? सर ये मेनली बस जैसे मेल का वैसे फीमेल का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, बस फर्क इतना होता है हम जननी है, मतलब ह्यूमन बना रहे हैं, मतलब माँ ही तो जन्म देती है, राइट? अब लोग ये नहीं सोच रहे कि जैसे मान के चलिए, एक चीज मान के चलिए, अगर मैं सारी लड़कियों को खत्म ही कर दूंगा एक दिन, क्यों तुम फीटिसाइड करा रहे हो, भ्रूण हत्या करा रहे हो, गर्भ में उसको मार देते हो, क्यों? क्योंकि हमें लड़का चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए, जब ये लड़कियां ही तो आगे जाके औरत बनेगी, बोलो हाँ या ना? राइट बेटा, अभी यही खत्म हो जाएंगी, तो बेटा ह्यूमन कैसे होगा? तो डायनासोर्स की तरह हम भी खत्म हो जाएंगे। बस इस सोच को ना आगे बढ़ाने के लिए और इस सोच को अच्छे से समझने के लिए उनको दिमागी हालत से थोड़ा सा मुक्त होना पड़ेगा, जो उनकी गंदी सी थिंकिंग। क्लियर है इतनी बात? इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स इनिशिएट किए थे कि लोगों को अवेयर किया जा सके। क्या किया जा सके? लोगों को अवेयर किया जा सके। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमें तीनों पॉइंट आने चाहिए। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से क्या उद्देश्य थे उनके? एम्स एंड नीड ऑफ सेक्स एजुकेशन इन इंडियन स्कूल्स। सिंपल सी बात, आपने देखा होगा 7th 8th 9th 10th इन किताबों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में इतनी डिटेल दी गई है कि टीचर्स आसानी से उसको बता सके और विदाउट हेजिटेशन। लेकिन कुछ टीचर्स या मेनली टीचर्स इस क्लास में बताते हुए नहीं है। तो क्या टीचरों की गलती है? नहीं, बच्चों के पेरेंट्स की गलती है। क्योंकि टीचर ने कभी ऐसे शब्द यूज कर दिए तो समझ जाओ ये इंडिया बहुत पटेगा टीचर। बोलो माया ना, होता है कि नहीं होता है? क्लियर? मत लिखनी गलत, बहुत गलत है। ये हम आज समझ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये हमें काफी टाइम पहले समझ जाना चाहिए था कि सेक्स एजुकेशन इज नेसेसरी। गवर्नमेंट ने इनिशिएट भी कर दिया है, लेकिन पेरेंट्स समझना नहीं चाहता है। जैसे कि इसी चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? कॉन्डम पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? कॉन्डम पढ़ोगे। तो क्या हो गया? अगर यही शब्द आप अपने घर पे ले दो तो मुझे पिटाई लगेगी नहीं लगेगी? बहुत ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर मैं इसको प्रॉपर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ देखूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ? पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एक स्टेप लेने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्लियर है? बट अगर हम सोचेंगे तो क्या होगा? लोगों को बताएंगे तो क्या होगा? ये भाई यार उसकी लड़की उसका लड़का ऐसा। तो लोगों का तो काम ही क्या है? ये कहना कि मतलब वो बेकार है। और जिंदगी का या दुनिया का सबसे बड़ा एक यही रोग होता है कि मतलब यार लोग क्या कहेंगे। तो लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं। रिश्तेदार आएंगे, 4 बातें सुना के चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है? अगर सही लगता है तो तुम वही करो जो मेनली तुम्हारे करियर के लिए या तुम्हारी आगे की लाइफ को बहुत अच्छा करने के लिए सही है, राइट? ये चैप्टर मेनली सोशियोलॉजी जैसा ही चैप्टर है। अब देखो, to provide the right information about sexual related aspects, it helps to avoid sex related myth। अब जैसे बेटा ये क्या बोलना चाह रहा है? सेक्स रिलेटेड मिथ से कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा है? बताइए मुझे। सेक्स रिलेटेड मिथ का कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कि बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको मैंने क्लियर बताई होगी हाइमन। क्या? हाइमन।
हाइमन हाइमन ये होता है कि जैसे कि लोग इससे ये जज कर लेते हैं कि लड़की कैरेक्टरलेस है या कैरेक्टर व्हाट आई ट्राइंग टू से, बट बेटा ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। यूजुअली ये हम बोलते हैं कि जब पहला सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, पहला सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तभी ये ब्रेक होती है, तभी ये ब्रेक होती है, लेकिन जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी ने साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग साइकिलिंग, आप साइकिल चला रहे हो, कूद रहे हो या भाग रहे हो, तो उस दौरान भी हाइमन ब्रेक हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तभी ब्रेक होगा। लेकिन लोगों ने मिथ क्या बना लिया है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही हो। लड़की को क्या ठहरा देते हैं, कैरेक्टरलेस ठहरा देते हैं। आपको मेरी बात समझना सब आ रही है? चलो दूसरी बात, टू गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमें अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, पता रहना चाहिए। एडोलसेंस क्या होता है, किशोरावस्था होती है, प्यूबर्टी क्या होती है, जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे बॉडी में, सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, एंड एसटीडी से प्रोटेक्ट कैसे हुआ जाएगा, उन चीजों के लिए हमें इनके बारे में जानना जरूरी है। क्या जरूरी है, जानना जरूरी है। अगर हम जानेंगे नहीं ना तो बहुत लोगों को 9th लेवल, बहुत लोगों को बता रहा हूँ मैं, जो कंडीशन ना बहुत ही वर्ष होती जा रही है कि उन्हें कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ही नहीं पता है। क्या नहीं पता है, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ही नहीं पता है। लेकिन आप उनसे ये सब बोल दोगे, कॉन्डम बोल दोगे ना, और उनको बस सिर्फ एक यही पता है। लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन तो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन उनको यही पता है, राइट। तो क्योंकि उनके स्कूल में सेक्स एजुकेशन उस तरीके से फ्लोरिश नहीं की गई जितना होनी चाहिए थी, जितना किताब में लिखा है उतना तो एटलीस्ट बताओ, बट टीचर्स कभी नहीं बताते हैं। अब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके, एक प्रॉपर रीजंस में हम किसी को जज भी नहीं कर सकते कि पेरेंट्स की गलती थी या टीचर्स की गलती थी, राइट। दूसरा, अब देखो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है पॉपुलेशन की बॉम्ब गिरना ब्लास्ट हो रही है, कहने का मतलब होता है पॉपुलेशन दिन ब दिन इतनी बढ़ रही है कि बॉम्ब फट रहा हो। एंड बर्थ कंट्रोल, इसके बारे में जानेंगे। तो देखो आज हम यहीं यहाँ तक रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तक करेंगे, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो अब देखो इन 1900 द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज अराउंड 2 बिलियन। बहुत होता है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है, आप कैलकुलेट कर लेना। 1900 में दुनिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 2 बिलियन। मैं जो देखो 1900 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी थी, 2 बिलियन, करीबन 2000 मिलियन। लेकिन ठीक 100 साल के बाद 2000 में ये कितनी होगी बेटा, 66। बहुत हो गई है, 4 बिलियन एक्स्ट्रा हो गई यार, बहुत ज्यादा। इंडिया पॉपुलेशन वाज नियरली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सोचो जब वो आजाद था ना, आजाद हुआ था भारत, तब 350 मिलियन कितनी थी उसकी पॉपुलेशन थी, लेकिन आज 1 बिलियन हो गई है 2000 में। 2000 में कितनी हो गई, 1 बिलियन इन मे 2000। मतलब अगर हम बोलना चाहें तो इट मींस एवरी 6 पर्सन इन द वर्ल्ड दैट इज एन इंडियन। दुनिया में हर छठवां आदमी कौन सा है, भारतीय। इतनी पॉपुलेशन है। ये जो 141 करोड़ पॉपुलेशन बता रहा हूँ मैं इस टाइम इंडिया की, वो अभी की बता रहा हूँ, इससे कुछ टाइम पहले 138 थी। तो सोचो कितने कितने का डिफरेंस होगा, 3 करोड़। मतलब कोरोना में यही किया है, कुछ नहीं, राइट। क्लियर है? इन चीजों को हम याद रखेंगे। 1900 के दौरान क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, 1900 के दौरान जो दुनिया की पॉपुलेशन थी वो 2 बिलियन थी, मतलब 2000 मिलियन थी, लेकिन 2000 के दौरान वो 6 बिलियन तक हो गई। भारत की इंडिपेंडेंसी के टाइम पर मतलब आजाद हुआ था तब उसकी 350 मिलियन थी, लेकिन ये मई 2000 तक 1 बिलियन हो गई। सोच रहे हो मतलब इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है, सिर्फ ओनली पॉपुलेशन में तरक्की कर रहा है, और किसी में तरक्की कर रहा है, लेकिन स्लोली कर रहा है। यहाँ पर तो देखो किसी दिन चाइना को ना पछाड़ दो, ठीक। अब हम 2001, बेटा सेंसस का मतलब क्या होता है, जनगणना। क्या होता है, जनगणना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द 2001 सेंसस रिपोर्ट अवर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज स्टिल अराउंड 1.7%।
1.7%, लेकिन a rate at which our population could double in 33 years, लेकिन अगले 33 साल में ये और डबल हो जाएगा, हो भी नहीं है, ये हो भी नहीं है। तो क्या ये सही है बताओ? क्यों है बताओ ये? क्योंकि प्रॉपर सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं पता, प्रॉपर उन्हें यही नहीं पता कॉन्ट्रासेप्शंस क्या है क्या नहीं है, तो वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को होने दे रहे राइट। तो इस चीज के लिए हमें लिटरेट होना चाहिए और इस चीज के लिए हमें जानना चाहिए क्या रीजन हो सकते हैं। सर पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? अब देखो एक बात, पहले इंसान मलेरिया से मर जाता था, टीबी से मर जाता था, लेकिन आज इन सब चीजों मेनली कैंसर से भी बच जाता है इंसान, अगर अच्छा खासा पैसा हो तो कैंसर से भी बच जाता है कि नहीं बच जाता है। तो बेटा मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी खासी हो गई है, तो लिखा हुआ है इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशन, अच्छे से रह रहा है, मेडिकेशंस यूज कर रहा है अच्छा खासा, और उसकी खाने का जो बैलेंस डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, तो इससे भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरा तरफ आप बोलो तो क्या ये बुरा है? मैंने क्या बोला, एक किसी भी सिक्के के एक पहलू नहीं हो सकता, दो हो सकते हैं। तो अगर कोई चीज अच्छी है तो कोई चीज बहुत बुरी भी हो सकती है, लेकिन नेचर ने एक ही चीज समझाई है हमको, वो क्या समझाई है? बैलेंस तो कर लो कम से कम। आप बायोलॉजी में आगे पढ़ोगे तो बॉडी भी क्या चाहती है? बैलेंस चाहती है। क्या चाहती है? बैलेंस। अगर बहुत ज्यादा कम हो जाओगे या बहुत ज्यादा हो जाओगे तो इससे क्या हो जाएगा? नेचर डिसबैलेंस हो जाएगी। और आपको पता है जब प्रकृति बिगड़ती है ना तो शायद कोई भी उसको रोक नहीं सकता, नो वन कैन स्टॉप दैट। क्लियर है? तो मतलब इससे क्या, अब देखो अगर मेडिकेशन फैसिलिटी ज्यादा बढ़ गई, अच्छी खासी लिविंग कंडीशंस हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो मतलब पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि डेथ रेट क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? डेथ रेट कम हो रही है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये क्या हो रही है तुम्हारी? बढ़ रही है। मतलब पहले क्या था, डिलीवरी के दौरान बच्चा और जच्चा दोनों ही मर जाते थे, लेकिन आज हो रहा है ऐसा। इन्फेंट मतलब बेटा बच्चा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है मम्मी की बात करो, माँ की बात, लेकिन अभी ऐसा होता है, रेयर केसेस में होता होगा 1% या 0.1%। ठीक है। दूसरी बात इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल्स इन रिप्रोड्यूसिबल एज। क्या हुआ मतलब इसका? सिंपल सी बात है, आप समझ रहे हो ना, कम उम्र में शादी करा रहे हैं उससे भी फर्क पड़ रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज। क्लियर है नहीं बात? समझ में आ रही है बात आपको? तो आज हम यहीं तक करेंगे, देन उसके बाद हम नेक्स्ट इसका पार्ट 2 में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने क्या जाना? सर हेल्थ के बारे में जाना। हेल्थ क्या होती है सर? सिंपल सी बात है, फिजिकली मेंटली सोशली एंड इमोशनली अगर हम फिट है तो हम हेल्थी हैं, अदरवाइज अनफिट है, ये हमारा WHO कहता है, और जो कि सही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में। क्लियर है? देन उसके बाद हमने ये पढ़ा कि मेनली पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, लोगों को लोगों को एजुकेट करना क्यों जरूरी है, लोगों के बीच में कॉन्ट्रासेप्शन के रिगार्ड अवेयरनेस फैलाना क्यों जरूरी है। तो इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से और बिल्कुल डिटेल मेनली बात कर ली है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट हम पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू।